सभी के लिए गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास में हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे जो भी हैं, सभी जल्दी से जल्दी ऑनलाइन पे आ जाएं। देखो बच्चों, कल कल हम लोग चल रहे थे अलैंगिक जनन की विधियों पर। अलैंगिक जनन की जो विधियां थी, उन विधियों में हम लोगों ने सबसे पहले देखी थी विखंडन। एक बार 2 मिनट के लिए फिर से रिवाइज कर रहे हैं। पहली थी विखंडन, और विखंडन को भी दो भागों में बांटा था। एक था द्विविखंडन, और दूसरा था बहुविखंडन। द्विविखंडन और बहुविखंडन, ठीक है। और द्विविखंडन को भी कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। एक था अनियमित द्विविखंडन, दूसरा था अनुप्रस्थ द्विविखंडन, और तीसरा था अनुदैर्ध्य द्विविखंडन। इन 3 भागों में बांटा था, ठीक है। इनके एग्जाम्पल थे, अनियमित द्विविखंडन का एग्जाम्पल ध्यान है। अनियमित द्विविखंडन में अमीवा, अनुप्रस्थ के अंदर पैरामीशियम, और अनुदैर्ध्य के अंदर युगलीना। पहला तो होगा विखंडन, दूसरा था इसके बाद में पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन पुनरुद्भवन की जो क्रिया थी, वो सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? सबसे ज्यादा स्पंजों के अंदर पाई जाती है। पॉरीफेरा संघ के जो सदस्य हैं, उनमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। और तीसरा बताया था मुकुलन, तीसरी विधि जो थी। और मुकुलन जो होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बहिर्जात मुकुलन, और एक था अंतर्जात मुकुलन। बहिर्जात और अंतर्जात मुकुलन, तो ये हमने कल देखे थे। इसके अलावा कल जब हमने स्टार्टिंग की थी लिखाने की, तो लिखाने में सबसे पहले हमने लिखा था अलैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, इनकी हमने परिभाषा लिखाई थी, ठीक है। इसके बाद में अगला शब्द लिखना है या अगली हेडिंग डालना, जन्म। अगली हेडिंग है जन्म या बर्थ। ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे भी लिखते हुए चलें साथ ही साथ। सबसे पहला है जन्म या बर्थ। जन्म के बारे में लिखना ऐसा कारण, जन्म में लिखना ऐसा कारण जिसके द्वारा, ऐसा कारण जिसके द्वारा जीव जाति की संख्या में, जिसके द्वारा जीव जाति की संख्या में वृद्धि होती है। जीव जाति की संख्या में वृद्धि होती है, कौमा जन्म कहलाता है, कौमा जन्म कहलाता है। दूसरी हेडिंग डालना आगे अगली लाइन से, मृत्यु या डेथ। मृत्यु या डेथ। मृत्यु में लिखना ऐसा कारण, ऐसा कारण जिसके द्वारा जीव जाति की संख्या में, जीव जाति की संख्या में कमी होती है, जीव जाति की संख्या में कमी होती है, ठीक है। इसके बाद में अगली हेडिंग डालना जीवन अवधि या आयु।
ब्रैकेट में लिख लेना लाइफ पीरियड, जीवन अवधि या आयु या लाइफ पीरियड। इसमें लिखना किसी जीव के जन्म से लेकर किसी जीव के जन्म से लेकर किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का समय, उसकी मृत्यु तक का समय उस जीव की जीवन अवधि कहलाती है, उस जीव की जीवन अवधि कहलाती है। जीवन अवधि कहलाती है। इसी में अगली लाइन से लिखना डैश करके, प्रत्येक जीव की जीवन अवधि, प्रत्येक जीव की जीवन अवधि अलग अलग होती है, प्रत्येक जीव की जीवन अवधि अलग अलग होती है। अगली लाइन से फिर लिखना, इसी जीवन अवधि इसी जीवन अवधि के दौरान जीवन अवधि के दौरान जीव जन्म लेते हैं, जीव जन्म लेते हैं, कौमा जनन करते हैं, जनन करते हैं तथा मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तथा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। प्राप्त होते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लेना, अगली लाइन से लिख लेना इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लिखना, पहला पहला पॉइंट लिखना, कुछ जीवाणुओं कुछ जीवाणुओं की जीवन अवधि कुछ जीवाणुओं की जीवन अवधि कुछ मिनटों से लेकर कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक होती है, कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक होती है। दूसरा लिखना, दूसरा पॉइंट, मानव की औसत आयु मानव की औसत आयु 100 वर्ष मानव की औसत आयु 100 वर्ष मानी गई है, मानी गई है। किंतु किंतु WHO तथा विश्व बैंक WHO तथा विश्व बैंक, WHO का पूरा नाम याद है? याद है पूरा नाम? WHO का पूरा नाम 8वें नंबर के चैप्टर में और आएगा, ये कई बार आएगा WHO वहां पे शब्द। अभी भी कोरोना के टाइम पे भी WHO का नाम सुना होगा, कई बार WHO की गाइडलाइंस आती हैं। मालूम है इसका नाम? विश्व स्वास्थ्य संगठन, हिंदी में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो WHO व विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार ब्रैकेट में लिख लेना 1988 से 1995 तक, विश्व बैंक व WHO की रिपोर्ट के अनुसार
मानव की औसत आयु, मानव की औसत आयु 60 वर्ष मानी गई है। मानव की औसत आयु 60 वर्ष मानी गई है। अगली लाइन से फिर लिखना, अगला जो भी पॉइंट हो वो लिखना। लिखना, अमेरिका के कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में पाया जाने वाला, पाया जाने वाला लारिया वृक्ष, अंडरलाइन कर लेना, लारिया वृक्ष की औसत आयु, लारिया वृक्ष की औसत आयु लगभग 11,300 वर्ष आंकी गई है। 11,300 वर्ष आंकी गई है। 300 वर्ष आंकी गई है। अगली लाइन से लिखना, भारतीय वानस्पतिक उद्यान, भारतीय वानस्पतिक उद्यान भारतीय वानस्पतिक उद्यान हावड़ा, हावड़ा, और हावड़ा कहाँ पे है? कोलकाता में। भारतीय वानस्पतिक उद्यान हावड़ा में पाए जाने वाले, हावड़ा में पाए जाने वाले बरगद के वृक्ष की औसत आयु, बरगद के वृक्ष की औसत आयु लगभग 500 वर्ष है। लगभग 500 वर्ष है। 500 वर्ष है। अगली लाइन से फिर लिखना, सुंदरवन, कौमा पश्चिमी बंगाल, सुंदरवन, कौमा पश्चिमी बंगाल में पाए जाने वाले बरगद की वृक्ष की औसत आयु, बरगद के वृक्ष की औसत आयु, औसत आयु लगभग 5,000 वर्ष, 5,000 वर्ष आंकी गई है। 5,000 वर्ष आंकी गई है। ठीक है, इसको है ना इस बरगद के वृक्ष की 5,000 वर्ष मानी गई है सुंदरवन वाले की। ये बताते हैं कि ये बरगद का जो वृक्ष है ना, ये महाभारत जब हुई थी, अभी जब कौरव पांडव का युद्ध हुआ ना, तो महाभारत काल से भी पहले का ये वृक्ष है। ठीक है, और ये बताते हैं, अनुमान लगाते हैं कि जहां पे ये वृक्ष स्थित है ना, उस वृक्ष के, ध्यान से सुनना, जहां पे ये वृक्ष स्थित है उसके लगभग 5 किलोमीटर के रेडियस में, 5 किलोमीटर के, मतलब सेंटर पॉइंट से, यहाँ इसका सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से 5 किलोमीटर के एरिया तक इसकी जड़ें, इसकी जो प्रॉप रूट्स होती है ना बरगद के अंदर, वो प्रॉप रूट्स जो हैं वो फैली हुई हैं। ये अनुमान ले, ये बताते हैं। ठीक है, अगला है इसके बाद में,
देखो, आप लोगों की जो बुक है 12th क्लास की एनसीईआरटी की, उस बुक के अंदर आपको एक टेबल मिलेगी। उसमें क्या दे रखा है, विभिन्न प्रकार के जीवों के नाम दे रखे हैं, जीवों के नाम और उनकी आयु दे रखी है। ठीक है, औसत आयु भी दे रखी है, विभिन्न प्रकार के जीवों के नाम दे रखे हैं और उनकी औसत आयु दे रखी है। तो एक काम करना कि एक टेबल बनाना, एक टेबल बनाओ पूरे पेज में और उसमें लिख लेना एक तरफ तो क्रम संख्या, जीव, उसकी आयु। ठीक है, 3 कॉलम बनाने हैं और एक ही पेज में 2 बार आ जाएंगे ये। फिर यहाँ पे क्रम संख्या, फिर जीव का नाम और फिर उसकी आयु। ये एक टेबल बनानी है आपको। बना ली? इसमें क्रम संख्या पहला लिखना कुछ जीवाणु, पहला लिखो कुछ जीवाणु, कुछ जीवाणु, उनकी आयु लिख लेना कुछ मिनटों से, कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक, कुछ मिनटों से कुछ घंटों तक। लिख लिया? इसके बाद में एक आपको कीट बताया था जिसका नाम था मैफ्लाई, मैफ्लाई नाम का कीट, ध्यान है इसका नाम, पहले कभी बताया था जीवन अवधि के अंदर। इसका लाइफ टाइम जो होता है वो लगभग 24 घंटे का होता है। तो इसका अगला लिख लेना मैफ्लाई, मैफ्लाई 24 घंटे या इसकी जीवन अवधि 1 दिन की होगी। लिख लिया? इसके बाद में एक और जीव का नाम लिखना सिकाड़ा, सिकाड़ा, इसकी जीवन अवधि भी 1 दिन की होती है। इसकी जीवन अवधि भी 1 दिन की। इसके बाद में चौथा लिखना कुछ खरपतवार, खरपतवार, कुछ खरपतवार। खरपतवार जानते हैं क्या होती है? खेतों में जो फसली पादप होते हैं, फसली पादपों के साथ उगने वाले अवांछनीय पादप, वही क्या कहलाएंगे? खरपतवार कहलाएंगे। तो इसकी लिख लेना लगभग 3 सप्ताह, 3 सप्ताह। अगला लिखना, अगले जो भी आपके नंबर चल रहे हैं, 5वां नंबर है गेहूं, जौ। ये आपने देखे होंगे गेहूं, जौ, इनकी जीवन अवधि जो होती है वो लगभग 5 से 6 माह तक होती है। 5 से 6 माह की होगी। ठीक है, इसके आगे लिखना घरेलू मक्खी। घर के अंदर जो मक्खियां होती हैं वो देखी होंगी, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी की जीवन अवधि लिख लेना लगभग 6 माह, लगभग 6 माह। चुकंदर देखिए क्या? देखिए, तो अगला लिखो चुकंदर, चुकंदर, चुकंदर की जीवन अवधि जो है वो लिखना लगभग 1 से 2 वर्ष तक इसकी जीवन अवधि मानी गई है।
ठीक है। अगला लिखना है चूहा। देखते चलो काफी सारे हैं ये तो। चूहा, चूहा की 3 वर्ष जीवन अवधि मानी गई है। अगला लिखना खरगोश। खरगोश, खरगोश की जीवन अवधि लगभग 12 से 13 वर्ष मानी गई है। लगभग 12 से 13 वर्ष मानी गई है। अगला लिखना मेढक। मेढक तो देखे होंगे। मेढक की जीवन अवधि लिखो, मेढक लिखो अगला। मेढक की लिखना है जीवन अवधि 9 वर्ष, मैक्सिमम 9 वर्ष की होती है इसकी, 9 वर्ष। हंस देखें, हंस, हंस का लिखो। हंस, इसकी होती है जीवन अवधि लगभग 12 वर्ष। बारह वर्ष। अच्छा, संसार की सबसे छोटी चिड़िया कौन सी होती है? कौन सी? हमिंग बर्ड लिखना अगला। हमिंग बर्ड, इसकी जीवन अवधि 12 वर्ष। बारह वर्ष। अगला लिखना बंदर। बंदर की लिखना 26 वर्ष। 26 वर्ष। अगला है गाय भैंस। गाय भैंस की लिखना 26 वर्ष। अगला लिखना कुत्ता। कुत्ते की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 वर्ष। किसी किसी बुक के अंदर 18 वर्ष भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, किसी बुक के अंदर 18 वर्ष। अगला लिखना ताकि बाद में। अगला लिखो गिद्ध। गिद्ध वर्तमान में विलुप्त प्रजाति है गिद्ध। गिद्ध की लिखना 90 वर्ष। 90, 90, 90 वर्ष। अगला लिखना हाथी। हाथी की लिखना लगभग, हाथी की 65 वर्ष। 65 लिख लिया, 65 होती है। अगला लिखना सर्प की। सर्प, और सर्प के ब्रैकेट में लिख लेना नाग। बीएससी फाइनल ईयर करेंगे ना तब वहां आएंगे नाग सर्प, इनमें क्या अंतर होता है, अलग अलग है ये दोनों। ठीक है, तो इसकी जीवन अवधि आप लिखना 28 वर्ष। जीवन अवधि 28 वर्ष। अगला लिखना व्हेल मछली देखी है? कहाँ देखी? नहीं देखी? टीवी में या किसी किताब के अंदर देखी होगी। तो व्हेल की लिखना व्हेल। व्हेल की जीवन अवधि लगभग 37 ईयर्स। ठीक है, अगला लिखना इसकी छिपकली की लिखो। देखो छिपकली, छिपकली की 6 माह। अगला लिखना मनुष्य की। मनुष्य, मनुष्य की कितनी होगी? अगर मनुष्य की औसत आयु पूछे आपसे तो कितनी होगी मनुष्य की औसत आयु? 100 वर्ष। लेकिन WHO की और विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पूछे तो कितनी होगी? 60 वर्ष। तो मनुष्य के लिखो 100 वर्ष। 100 वर्ष। सबसे ज्यादा जीवन अवधि किसकी होती है? अब तक ज्ञात जितने भी जीव जंतु है ना पृथ्वी पे, उनमें सबसे ज्यादा
किसकी होती है? अभी लिखाया था थोड़ी देर पहले, लारिया नाम का वृक्ष। देखो लारिया की 11,300 वर्ष, लारिया 11,300 वर्ष। जंतुओं के अंदर ध्यान सुनना, जंतुओं के अंदर सबसे ज्यादा जीवन अवधि किसकी होती है? जंतुओं के अंदर कछुआ की। देखो इसे, कछुआ, कछुआ की जीवन अवधि कितनी बताई थी? कितनी होती है? कछुआ की जीवन अवधि 180 से 200 वर्ष इसकी मानी गई है, कछुआ की जीवन अवधि। अगला पीपल की लिखना, पीपल का पादप जो होता है, पीपल की जीवन अवधि लिख लिया, पीपल 500 वर्ष, 500 वर्ष, पीपल की 500 वर्ष। बरगद की, बरगद की होती है 200 वर्ष, 200 वर्ष। कितने हो गए ये पॉइंट? काफी है, ठीक है। किसी की भी जीवन अवधि लेते हुए चलना। आप इसके बाद में अगला, अगली हेडिंग डाल लेना बीच लाइन में मोटे मोटे अक्षर में, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन बीच लाइन में मोटे अक्षर में फर्स्ट हेडिंग डाल लेना, अलैंगिक जनन। अच्छा, अलैंगिक जनन की क्या परिभाषा होती है? अलैंगिक जनन की क्या परिभाषा है? कि ऐसा जनन जिसमें युग्मक निर्माण होगा या नहीं होगा, और युग्मक संलयन की क्रिया, ये दोनों क्रियाएं जिनके अंदर नहीं पाई जाती हो, और इन क्रियाओं के बिना ही क्या हो, नए जीव का निर्माण हो। भाई जनन का मतलब क्या है? जनन का मतलब नए जीव का निर्माण करना है। और जब युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन की घटना नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है? किसी नए जीव का निर्माण हो रहा है। तो इसी घटना को हम क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो इसकी परिभाषा एक बार और लिखना। देखो, ऐसा जनन जिसमें, ऐसा जनन जिसमें, जिसमें बिना युग्मक निर्माण, बिना युग्मक निर्माण तथा बिना युग्मक निर्माण तथा युग्मक संलयन, बिना युग्मक संलयन के, बिना युग्मक संलयन के नए जीवों का निर्माण होता हो, नए जीवों का निर्माण होता हो। कौमा अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन कहलाता है। अगली लाइन में अथवा करके एक परिभाषा और लिखना। अगली लाइन से, अच्छा युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? युग्मक निर्माण में बताया था, युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? हमेशा कभी भी आ जाए युग्मकों के बारे में ध्यान रखना, युग्मक हमेशा दो प्रकार के होते हैं, एक नर युग्मक और दूसरे होंगे मादा युग्मक। ठीक है, अब क्या कभी ऐसा हो सकता है कि नर युग्मकों का निर्माण मादा प्राणी के शरीर में हो? ऐसा हो सकता है? नर युग्मक जो हैं वो मादा प्राणी के अंदर बनते हो, या फिर मादा युग्मक जो हैं
वो किसी नर प्राणी के अंदर पाए जाते हों? ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो नर युग्मक जो हैं वो नर प्राणियों के अंदर ही बनेंगे और मादा युग्मक मादा प्राणियों के अंदर बनेंगे। ठीक है। अथवा करके एक परिभाषा और लिख लेना, ऐसा जनन जिसमें, ऐसा जनन जिसमें दो जनन कोशिकाओं के संलयन के बिना, दो जनन कोशिकाओं के संलयन के बिना, दो जनन कोशिकाओं के संलयन के बिना नए जीव का निर्माण होता हो, नए जीव का निर्माण होता हो, कौमा अलैंगिक जनन कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। अच्छा, अलैंगिक जनन में ये बताओ, अलैंगिक जनन के अंदर कितने जीव भाग ले रहे हैं? अलैंगिक दो भाग ले रहे हैं। जब दो जीव भाग लेंगे ना, तो दोनों जीवों से युग्मकों का निर्माण होगा। यदि दो जीव भाग लेंगे तो युग्मकों का निर्माण होगा, और जब युग्मकों का निर्माण होगा तो युग्मकों में संलयन की क्रिया भी होगी, युग्मक आपस में जुड़ेंगे भी। तो इस प्रकार का जनन कौन सा हो जाएगा? लैंगिक जनन हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ कौन सा रहे हैं? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन जो होता है ना, इसके अंदर किसी एक जनक की ही आवश्यकता होती है, किसी एक जनक की। चाहे तो वो नर प्राणी हो सकता है अथवा वो मादा प्राणी हो सकता है, किसी एक जीव की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? एक जनकीय जनन के नाम से भी, या मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन के नाम से भी इसको जानते हैं। एक जनकीय जनन। ठीक है। क्यों बोलते हैं एक जनकीय जनन? क्योंकि इसके अंदर केवल एक प्राणी ही भाग लेता है। ठीक। लिखो इसमें अगली लाइन से टेस्ट करके, इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में केवल एक जीव, केवल एक जीव ही भाग लेता है। इस प्रकार के जनन में केवल एक जीव ही भाग लेता है। इसलिए इसे, इसलिए इसे मोनोपेरेंटल, मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन या एक जनकीय जनन, मोनोपेरेंटल रिप्रोडक्शन या एक जनकीय जनन भी कहा जाता है, कहा जाता है। देख लिया। इसके बाद में अगला, कि एक बार क्वेश्चन आया था बोर्ड के अंदर कि इसमें देखो एक जीव ही भाग ले रहा है, केवल एक जीव। अब एक जीव भाग ले रहा है तो क्या इस जीव में युग्मक का निर्माण होगा या नहीं होगा? अब तुम्हारे 11th के बेस पे हम चल रहे हैं। ठीक है। 11th क्लास के अंदर यदि आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी, सेल बायोलॉजी मतलब थर्ड यूनिट आपने पढ़ी है, तो जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो एक बार ये बता देना सेल बायोलॉजी के अंदर किन किन बच्चों ने माइटोसिस और मियोसिस अर्थात समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ा था? तुमने पढ़ा था क्या समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन? एक बार कमेंट्स करके जरूर बता देना।
पढ़ा था। मयंक शर्मा का कमेंट्स है पढ़ा था, कृष्णा इंदौलिया ने नहीं पढ़ा। तो देखो, जिन्होंने पढ़ा था या नहीं पढ़ा, वो इतना ध्यान रखना, कहीं ना कहीं आपने ये नाम जरूर सुने होंगे। सेल बायोलॉजी आपने नहीं पढ़ी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन समसूत्री विभाजन जो होता है, समसूत्री समसूत्री विभाजन, ये हमेशा कायिक कोशिकाएं जो होती हैं, सोमेटिक सेल्स जो होती हैं, उनके अंदर होता है। और अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन, इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होगा? युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है, एक लाइन ध्यान रखनी है आपको, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। तो कभी भी आपके लिए क्वेश्चन आ जाए कि युग्मक निर्माण के दौरान कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अभी केवल इतना ध्यान रखना है, ठीक है। होने को तो समसूत्री भी होगा, लेकिन वो कहां होगा वो हम बाद में देखेंगे। तो अर्ध युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन में कहीं ना कहीं जिन बच्चों ने पढ़ी है, उन्होंने पढ़ा होगा कि प्रोफेज नाम की कोई अवस्था होती है अर्धसूत्री विभाजन में। सुना था प्रोफेज, या हिंदी में इसको पता नहीं क्या बोलेंगे, पूर्वावस्था बोलते हैं शायद, पूर्वावस्था। अब प्रोफेज की भी दो कंडीशन थी, प्रोफेज फर्स्ट, ये आपने पढ़ी होगी, प्रोफेज फर्स्ट। ठीक, अब प्रोफेज फर्स्ट के अंदर या प्रोफेज फर्स्ट को 5 उपावस्थाओं में बांटा गया था। 5 उपावस्थाएं थी इनकी, कौन कौन सी? लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये अवस्थाएं थी। पहली थी लेप्टोटिन, एक बार यहां लिख रहा हूं, लेप्टोटिन। दूसरी थी जाइगोटिन, तीसरी थी पेकाइटिन, चौथी है डिप्लोटिन, और पांचवी है डाइकाइनेसिस। ये 5 अवस्थाएं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी ये। लेप्टोटिन में क्या होता है कि क्रोमेटिन धागे खुलते हैं, टूटते हैं, ठीक है। जाइगोटिन के अंदर होमोजाइगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्रों का निर्माण होता है। और पैकाइटिन उपावस्था जो होती है ना, पैकाइटिन में क्या होता है, एक क्रोमोसोम की जो भुजाएं होती हैं, वो दूसरे क्रोमोसोम की भुजाओं से क्रॉस करती हैं। अर्थात इस घटना के अंदर या इस अवस्था के अंदर किसकी क्रिया होगी? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होगी, क्रॉसिंग ओवर। ध्यान से सुन लेना, क्या नाम है, प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन उप अवस्था के अंदर कौन सी क्रिया होती है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है, ठीक है। अब क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जब होगी, इस प्रकार से एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र को यहां से क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं ये, तो ये क्रॉसिंग ओवर की क्रिया है। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जब भी होगी, तो वो हमेशा कब होगी? जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो अर्धसूत्री विभाजन होने का मतलब है कि किसका निर्माण होगा? युग्मकों का निर्माण होगा। बैठ गई समझ में? युग्मकों का निर्माण होगा। अब क्रॉसिंग ओवर के द्वारा क्या होता है कि एक ही जनक की संतति जो होती है ना, वो अलग अलग होती है। जैसे किसी जनक के या किसी माता पिता के मान के चलना 4 संततियां हैं, 1 2 3 4, ठीक है। चारों की चारों क्या होंगे? समान होंगे आकार आकृति में। तुम लोग जितने बहन भाई हो, रियल बहन भाई, क्या सभी का आकार, वजन, आकृति, शक्ल, काम करने की, बोलने की, सबकी एक ही है क्या? सबके उनमें क्या होगी? भिन्नता होगी। चाहे उनकी शक्ल अलग अलग हो सकता है शरीर का भार अलग हो,
तुम्हारा वजन मान के चलना 40 किलो हो, तुम्हारे भाई छोटा या बड़ा कोई भी हो उसका हो सकता है 45 किलो होगा, या तुमसे कम हो सकता है उसका वजन। उसके काम करने की क्षमता जो है हो सकता है तुमसे ज्यादा हो या तुमसे कम होगी। उसकी शक्ल जो होगी वो भी तुमसे अलग होगी, होगी या नहीं होगी। उसकी आवाज भी तुमसे अलग होगी। तो ये सब घटनाएं जो होती है ना, जो भिन्नता आती है एक ही जनक के, वो भी उन्हीं माता पिता के हैं जिन माता पिता की ये संतानें हैं। तो ये सारा घटनाक्रम जो होता है इसके लिए कौन जिम्मेदार, कौन सी घटना जिम्मेदार होती है? क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग, जो जीवों में भिन्नता आती है वो किसके द्वारा आती है? इसी क्रॉसिंग ओवर की घटना के द्वारा आती है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्रॉसिंग ओवर की घटना के द्वारा होगी। ठीक है, ये आपको 5वें नंबर का जो वो है ना आपका जेनेटिक्स, जब आप लोग पढ़ेंगे तो जेनेटिक्स में मॉर्गन के जब प्रयोग पढ़ेंगे। अब तक आपने 10th क्लास में केवल और केवल मेंडल का नाम सुना होगा कि आनुवांशिकता के नियम किसने दिए थे? मेंडल ने दिए थे। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एनसीईआरटी में वर्तमान जो वो है टीएच मॉर्गन के आपको प्रयोग पढ़ने पड़ेंगे। तो टीएच, देखो फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि जो मिली थी वो मेंडल को मिली थी, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की जो उपाधि मिली है, या आधुनिक आनुवंशिकता का जो जनक, सॉरी प्रायोगिक आनुवंशिकता का जनक जो माना गया है वो कौन है? टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। तो जब थॉमस हंट मॉर्गन के प्रयोग हम पढ़ेंगे ना 5वें चैप्टर के अंदर, तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर की घटना जरूर आएगी। तो आप लोग इतना ध्यान रखना, जिन्होंने पढ़ा है वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इतना ध्यान रखना कि प्रोफेज फर्स्ट, अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में कहीं ना कहीं पे क्या होती है? पैकाइटिन नाम की एक अवस्था आती है, और उसी अवस्था के दौरान दो गुणसूत्र आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, और यही घटना क्या कहलाएगी? क्रॉसिंग ओवर की घटना कहलाती है। और क्रॉसिंग ओवर की घटना ही जीवों में अंतर करने के लिए या संतति में अंतर करने के लिए क्या होगी? जिम्मेदार होती है। ठीक है, लेकिन अब आगे देखना इसमें, इसके बाद में क्या नाम है, हाँ, हमें ये पता है कि अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन के अंदर केवल और केवल एक जीव ही भाग लेगा, एक जीव भाग लेगा। अगर मान के चलना, हम लोग मान के चल रहे हैं कि इस जीव से युग्मक का निर्माण हो जाए, युग्मक का निर्माण हुआ। अब युग्मक का जब निर्माण होगा तो इस युग्मक से नया जीव बनेगा, युग्मक से नया जीव बनेगा। तो युग्मक, एक अकेले युग्मक के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो नए जीव का निर्माण कर सके। इसके लिए क्या है? किसी दूसरे युग्मक की भी आवश्यकता होगी। तो युग्मकों में संलयन होना, संलयन का मतलब युग्मकों का जुड़ना। युग्मक हमेशा कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, ध्यान रख लेना। युग्मक हमेशा अगुणित होंगे। अगुणित का मतलब है कि इस जीव की कोशिका में जितने गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, एक कोशिका में जितने गुणसूत्र मिल रहे हैं उसके आधे किसमें मिलेंगे? युग्मकों में। जैसे हमारी कोशिकाएं जो होती हैं, इन कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव के अंदर 46। लेकिन मानव की जो युग्मक कोशिकाएं होती हैं, युग्मक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होंगे? 23 गुणसूत्र होंगे। तो 23 गुणसूत्र तो हमारे लिए किससे मिलते हैं? माता से मिलते हैं। और 23 गुणसूत्र वाली कोशिका जो कि किसकी होती है? पिता की होती है। ठीक है, इन दोनों के मिलने से ही एक कोशिका बनती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या वापस कितनी हो जाती है? 46 हो जाती है। तो हमारे अंदर हमारी माता के भी गुण हैं और किसके गुण हैं? पिता के भी गुण होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, युग्मक कोशिका जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? अगुणित होती है। अगुणित का मतलब गुणसूत्रों की संख्या उसमें कैसी होगी? आधी रहेगी। ठीक है, जीव चाहे कैसा भी हो, जीव चाहे मान के चलना द्विगुणित हो या जीव कैसा हो? अगुणित हो, कैसा भी हो सकता है जीव,
लेकिन युग्मक हमेशा और हमेशा कैसे रहेंगे, हमेशा और हमेशा अगुणित रहेंगे। अगुणित को n से प्रदर्शित करते हैं, द्विगुणित को 2n से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसके बाद में अगला आता है कि युग्मक, हाँ ये हमने देख लिया कि नया जीव बन रहा है, तो अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन के अंदर एक जीव ही भाग लेगा, इसलिए इसको मोनोपेरेंटल बोलते हैं। अब इस जीव से उत्पन्न जो संतति होगी, उत्पन्न संतति जो होगी वो हूबहू किसके समान होगी, अपने जनक के समान होगी। ये जीव है और जनन क्रिया में जो जीव भाग लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जनक के नाम से जानते हैं, पेरेंट्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब इस जनक से जो नया जीव उत्पन्न हुआ है, नया जीव उत्पन्न होता है, वो हूबहू किसके समान होता है, अपने जनक के समान होता है, आकृति में, आकार में और आनुवांशिक रूप से। ठीक है, ये जो नया जीव उत्पन्न होता है ना, ये क्या होता है, आकारिकीय और आनुवांशिक रूप से किसके समान होता है, बिल्कुल अपने जनक के समान होता है। इसलिए इस नए जीव को हम क्या बोलते हैं, क्लोन के नाम से भी जानते हैं। बोर्ड में एक बार आया हुआ क्वेश्चन था ये, राजस्थान बोर्ड में प्लस सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, दोनों ही बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति जो होती है, मतलब नया जीव जो बन रहा है, उस जीव को क्लोन क्यों कहते हैं। अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति जो होती है या नया जीव जो होता है उसे क्लोन क्यों कहा जाता है, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जीव जो होता है ना वो आकारिकीय रूप से और आनुवांशिक रूप से किसके समान होता है, अपने जनक के समान होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। जैसे कि मेरे पास मान के चलना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप किसी भी नोट्स की आप लोगों ने फोटोकॉपी कराई, किसी भी एक पेज की आपने फोटोकॉपी की, जैसे मान चलना ये पेज है कोई भी, इसकी आप फोटोकॉपी करा रहे हैं, तो क्या कभी, एक मिनट एक कॉपी देना, ठीक है, जैसे ये कॉपी है मेरे पास, अब मैंने इस पेज की क्या की, फोटोकॉपी करवाई, करवाई ना। अब फोटोकॉपी में क्या होगा, जैसी इसमें राइटिंग होगी ऐसी तो छप के आएगी, फोटोकॉपी में जो जेरॉक्स निकलेगी उसमें ऐसी की ऐसी आएगी। ऐसा क्या कभी ऐसा हुआ है कि जैसी ये राइटिंग है हमने ये फोटोकॉपी मशीन में लगाई और जो कॉपी निकल के आई है उसमें राइटिंग इससे भी ज्यादा भद्दी आई हो या इससे ज्यादा सुंदर आई हो, ऐसा कभी होता है? या फिर ऊपर की लाइन जो है वो नीचे आ गई हो, नीचे की ऊपर पहुंच गई हो, नहीं होता ना, बिल्कुल हूबहू ऐसे की ऐसे वो क्या आती है, कॉपी निकल के आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉपी बोलते हैं। लेकिन जीव के संदर्भ में हम लेके चले ना कि किसी जीव से उसी के समान नया जीव प्राप्त होना, तो उस जीव को हम क्या बोलते हैं, उसका क्लोन बोलते हैं। बैठी समझ में? अच्छा, ये आए हुआ क्वेश्चन हो रहे, तो इसमें अगली लाइन से लिखना, अगली लाइन से डैश करके, अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति आकारिकीय एक बच्चे है मयंक शर्मा, उसका कमेंट्स है डीएनए का रोल भी तो होता है, बिल्कुल होता है, डीएनए का रोल होता है, क्योंकि बिना डीएनए के, अभी आपको बताया था ना कि जीव जो बन रहा है हमारे अंदर कोई भी लक्षण हो, चाहे हम हंस रहे हो, बोल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, कोई भी व्यवहार दिखा रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, रो रहे हो, ठीक है, कुछ भी काम हम कर रहे हो, चाहे हमारे अंदर आलस हो, चाहे हमारे अंदर काम करने की फुर्ती हो, चाहे हमें जल्दी याद होता हो, चाहे हमें देर से याद होता हो, तो हमारे अंदर किसी भी लक्षण का निर्धारण जो होता है, चाहे वो बाहरी लक्षण हो या शरीर के आंतरिक लक्षण हो, कोई भी हो, इन सभी लक्षणों का निर्धारण जो करता है ना वो डीएनए ही करता है।
ठीक है, डीएनए करता है। और डीएनए के लेटेस्ट जो खोज हुई है ना, उनमें भी ध्यान रखना डीएनए पे पाए जाने वाले जीन जो होते हैं वो इनका निर्धारण करेंगे। जीन जो होते हैं वो डीएनए के ही बने हुए होते हैं, लेकिन संपूर्ण डीएनए जीन नहीं होता है। पूरा की पूरा डीएनए जो है वो जीन नहीं होगा। जीन तो उस पे उपस्थित विशेष स्थल होते हैं। ये आपको है ना 6 चैप्टर जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके अंदर बहुत अच्छी तरह से क्लियर करेंगे इनको। और इसी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में से लगभग 4 क्वेश्चन नीट में आते हैं, और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा किसी भी साल का जो आपकी कॉपी में से बाहर हो कहीं। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से लेके चलेंगे, सारे चैप्टर ही आपके बहुत अच्छी तरह से चलेंगे। तो ये ध्यान रखना डीएनए पे पाए जाने वाले जीन जो होते हैं वो लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, और किसी को कमेंट्स है क्या? तो इसमें लिखना अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति आकारिकी एवं आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। अपने जनक के समान होती है। अपने जनक के समान होती है, इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा इसलिए अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन, अंडरलाइन कर लेना, क्लोन कहा जाता है। क्लोन कहा जाता है। और जहां से आपने लाइन की शुरुआत की है ना, वहां पे लिख लेना आरबीएससी और सीबीएसई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है। देख लिया। इसके बाद में देखो आगे है कि अलैंगिक जनन की विधियां कौन कौन सी हैं। हेडिंग डालना अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां। ठीक है, अलैंगिक जनन की विधियां जो हैं इनको एक टेबल के द्वारा दिखा रहे हैं। और ये टेबल आपने 11वीं क्लास में थी आपके कोर्स में, लेकिन हटा दी गई थी। ध्यान रखना इसमें काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं जो 11वीं क्लास में थे लेकिन वो हटा दिए हैं, उनको आप लोग यहाँ पढ़ लेना। ठीक है, तो एक ही टेबल में आपकी अलैंगिक जनन की विधियां आ जाएंगी। पहले मैं बना दूं, उसके बाद में आप लोग बनाते रहना। अलैंगिक, कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है क्या इसमें? जैसे ये मयंक शर्मा आपने लिखा है, जैसे पूती जन के ऊपर एंटीजन होता है वैसे ही डीएनए के ऊपर जीन। ये पूतीजन क्या होता है? पूतीजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक बार वो लिख के बता देना। पूतीजन का मतलब क्या होता है? ये मैंने भी नहीं पढ़ा, पूतीजन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। कोई बच्चे इंग्लिश मीडियम से हो वो एक बार लिख देना। प्रतिजन नहीं बोलते, एंटीजन बोलते हैं, एंटीजन। प्रतिजन, एंटीजन। देखो अलैंगिक जनन जो है उसको मुख्य 2 भागों में बांटा गया है।
दो भाग कौन कौन से हैं? प्राकृतिक अलैंगिक जनन और एक है कृत्रिम अलैंगिक, सॉरी इसमें नहीं, इसकी 6 विधियां हैं टोटल। पहली है विखंडन, दूसरी है पुनरुद्भवन, लिखते हुए चलो साथ में, ऐसा करो। तीसरा है मुकुलन, चौथा है खंडन, बीजाणु जनन और कायिक जनन। इसके इंग्लिश नाम जरूर याद रख लेना। बीजन, डीजेनरेशन, बडिंग, फ्रगमेंट, इसको बोलते हैं फ्रगमेंटेशन। बीजाणु जनन को बोलते हैं स्पोर जेनेसिस और कायिक जनन को बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लिखिए, इनको लिख लेना एक बार। इसको दो भागों में बांटा है। सुई विखंडन, और बहुविखंडन। मुकुलन को भी दो भागों में बांटा है। अंतर्जात और बहिर्जात मुकुलन। बीजाणु जनन को भी कई भागों में बांटा है, लेकिन यहाँ आपको दो भाग पढ़ने हैं। चल बीजाणु
और अचल बीजाणु द्वारा। लिख लिए ये? ठीक है, इसके बाद में इनको हम कल लेके चलेंगे, अगली वीडियो में आपको इनको बताते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट एक एक क्लियर यहाँ होते हुए चलेंगे आपके। ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, और जो भी बच्चे जिनको भी कोई भी डाउट्स आ रहे हो, चाहे वो किसी के भी स्कूल के हो, ठीक है, किसी भी क्लास मतलब किसी भी स्ट्रीम से हो, जिनको कोई भी परेशानी आ रही हो, जिन बच्चों को, वो एक बार कमेंट्स करके या स्कूल के नंबर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको ज़रूर बता दें, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो साथ के साथ में क्लियर होती हुई चलेंगी, चाहे वो फिजिक्स वाले सर की हो, चाहे वो मैथ वाले सर की हो, चाहे वो केमिस्ट्री वाले की हो, चाहे वो बायोलॉजी संबंधित कोई भी आपकी परेशानी हो। ठीक है, और जितना हो सके अपने मिलने वाले या अपने कांटेक्ट में आने वाले जो भी बच्चे हैं 12th क्लास के, आप उनके लिए भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करो। जब तक लॉकडाउन है तब तक आप क्लास का मजा लीजिए, आपको कहीं भी परेशानी आ रही हो, समझ में नहीं आ रहा, उसकी आप कंप्लेंट करिए। ठीक है, तो जितना हो सके उतना जुड़ने की कोशिश करो, और पढ़ाई के मजे लो। आप लोग घर में बैठे हो, सुरक्षित रहो, मस्त रहो। धन्यवाद।